अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, अब मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं जो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं। असदुल्ला खान साहब हैं, हमारे बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं और बड़े तगड़े सहाफ़ी हैं, बड़े मजबूत असाब के मालिक हैं। मैंने उनके साथ बहुत काम किया हुआ है। जब वो इंटरव्यू कर रहे थे ना उस आदमी का जो सैलाब के पानी में से निकल कर आया हुआ है, तो वो खुद बात करते करते एकदम पूरी तरह हिल गए थे और उनको बड़ा सदमा पहुंचा था कि ये बंदा बात क्या कर रहा है। वो ऐसी खौफनाक बात थी। ये आदमी सैलाब के पानी से निकल कर आया तैरता हुआ, इसका पूरा वजूद, इसके कपड़े गीले थे और जब ये बाहर आया तो लोगों ने बताया कि वहाँ से एक आदमी पानी में से निकल कर आया। तो असदुल्ला साहब ने इसका इंटरव्यू किया तो ये पानी में से ऐसे निकला कि इसके बाद ड्रम थे। ड्रम जो होते हैं ना, छोटे ड्रम, उनके अंदर वो उसको टाइट कर ले तो उसके अंदर हवा भर जाती है, फिर वो पानी में डूबता नहीं, आप उसे सहारा ले सकते हैं। तो एक आधा बंदा जो थोड़ा बहुत हाथ पंख मारना जानता हो वो उसके सहारे कुछ दूर जा सकता है पानी में। अब सैलाब के पानी में से ये बंदा निकल कर आया। जब असदुल्ला खान साहब ने इससे पूछा तो इस बंदे ने क्या कहा, वो सुनकर मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। ये बताता है जी कि मैं 4 दिन तक पीछे पीछे भागता रहा हूँ इंतज़ामिया के, हुकूमत के, जो यहाँ पे मेजर मौजूद है उसके भी, जो रेस्क्यू वाले उनके, सबका कहता मैं सबके पीछे भागता रहा हूँ। मुझे किसी ने मदद नहीं दी, 4 दिन हो गए, मेरे घर वाले फंसे हुए हैं पीछे। तो फिर वो ये बताता है कि जी किराए पे हमने एक कश्ती ली, बंदोबस्त किया और उसके अंदर हम बैठे, मगर वो कश्ती डूब गई एक दरख्त के साथ लगी आके। अब कई जो दरख्त है या उनके मुड हैं वो नीचे हैं पानी में ना, तो ऊपर पानी भर गया है, कई दरख्त नीचे रह गए हैं। अगर ज़्यादा पानी है, बाद कई दरख्तों को काटा हुआ होता है तो वो नीचे रह जाते हैं। तो वो दरख्त से कहीं टकराई है या किसी चीज़ से वो कश्ती टकराई है, उसने तो दरख्त बोला, वो कहते जी कश्ती डूब गई है। और असदुल्ला साहब ने उससे पूछा फिर अब वो पहुंच गए आपके घर वाले यहाँ पे? उसने कहा नहीं जी नहीं, वो सारे मर गए, वो कश्ती डूब गई है, मेरे घर वाले सारे मर गए हैं। और ये इतना तकलीफ दे मंजर था जब मैं उसकी बात सुन रहा था। वो ये कहता जी रात के 9 बजे कश्ती डूबी है और ड्रम के साथ वो रोता हुआ वो शख्स बाहर निकला। ऐसे अफसोसनाक बना दे। एक औरत की मैंने वीडियो देखी, वो वहाँ पे दरिया के किनारे चलती जा रही है और चीखती जा रही है, मेरे बच्चों को बचाओ, मेरे बच्चों को बचाओ, वो चिल्ला रही है। एक और मैंने बंदा देखा, वो अस्पताल के अंदर सरकारी अफसरान के सामने बिलक बिलक के रो रहा है, दाड़े मार के रो रहा है कि बचा लो हमें। ये नादरीन अजीबो गरीब मनादिर मैं देख रहा हूँ। एक बहुत बड़ा डिजास्टर है जो आया हुआ है इस वक्त जनूबी पंजाब में। ख़ास तौर पे ये 2 इलाके जो हैं, जलालपुर पीरवाला और अलीपुर, इन 2 इलाकों में बहुत बड़ी तबाही हुई है, जबकि हुकूमत जो है वो वहाँ किनारे पे बैठ के तालियां बजा रही है। वो मनादिर भी मैंने देखे, अफसोस के साथ मुझे बताना पड़ता है। अपनी सीनियर सूबाई वजीर को बिठाकर गई मरियम नवाज के यहाँ बंद पे बैठेगी और वो वहाँ इस कार्रवाई में रोजाना के हिसाब से लाशें मिल रही हैं। 20 दिन का बच्चा डूबा है वहां पे, मां अपने बच्चे को नहीं छोड़ती, आपको पता है। 20 दिन का बच्चा लोग कह रहे हैं वहां पे डूब गया, छोटा बच्चा, और बहुत सारी लाशें पानी में मौजूद हैं। ये लोग दावे कर रहे हैं, लेकिन वहां पे जो सीनियर सूबाई वजीर है वो बैठ के क्या कर रही, तारीफें कर रही हैं एक दूसरे की तारीफें कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी की, अपनी, अपने लोगों की, अपनी जात की, और अपनी जाती तशहीर की जा रही है। और फिर वहां पे बैठ के तालियां पीटते हैं। गरीबों की लाशों पे ये लोग तालियां पीटते हैं। ये वहां पे इनको लोगों की तकलीफों का एहसास है, सिर्फ इतना इनको एहसास है। वो एक नौजवान की वीडियो भी आई, वो बेचारा कह रहा है जी आप सारे मुआवजे बता रहे हैं, जानवर का इतना मुआवजा देंगे, फसल का इतना मुआवजा देंगे, घर का इतना मुआवजा देंगे, हमें मरियम नवाज ये भी बताया कि हमारी लाशों का हमें कितना मुआवजा देगी। और उसने क्लेम किया कि जब ये पानी सूखेगा या जब हमारे इलाकों से पानी निकलेगा तो इतनी लाशें निकलेंगी। उसने ये क्लेम किया कि सैकड़ों, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं ये बहुत बड़ा डिजास्टर है नादरीन। ये छोटा इलाका नहीं है, ये बहुत बड़ा इलाका है और ये बहुत बड़ा जुर्म हुआ है। ये इतना बड़ा डिजास्टर है और इतना बड़ा सानिया हो गया जो अभी तक पाकिस्तान के मीडिया ने आपको बताया ही नहीं। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भी इसको छुपा रही है, पाकिस्तान की हुकूमत भी इसको छुपा रही है। कोई आपको नहीं बता रहा कि कितने लोग मारे गए हैं। मुझे खदशा है, या जिन लोगों ने मुझे मैसेजेस किए या जो चीजें मुझे बताई हैं वहां पे, उनको अगर कोई भी अक्लमंद आदमी कैलकुलेट करे तो उसको अंदाजा हो जाएगा कि एक बहुत बड़ा इंसानी अलमिया हो चुका है जनूबी पंजाब में। मजीद अलमिया तो दूर की बात है, हो चुका है। और उसकी रीजन मैं आपको देता हूं कैसे। ये ज्यादातर लोग जो है ना, ये सिंगल स्टोरी वाले घर में रहते हैं। इनके घरों की 2 मंजिलें नहीं होती। गरीब लोग हैं, कच्चे कोठे हैं, बालों वाली इनकी छतें हैं और ये लिपाइयां करके दीवारें बनाते हैं। तो ये जो अलीपुर और ये जलालपुर के इलाके हैं, पीरवाला, ये जो सारे एरियाज हैं, इसमें लाखों लोग रहते हैं, बहुत बड़ी तादाद में इसमें आबादियां हैं। और इनमें जो मकानात हैं वो सिंगल स्टोरी हैं, ज्यादातर गरीबों के मकान हैं। तो वो अपनी गंदम, अपना आटा, चावल, दालें
अव्वल तो ये रोज बरोज सामान खरीदते हैं, और जो इनके खाने पीने की चीजें स्टोर करने वाली होती है वो निचले फ्लोर पे स्टोर होती है, वो ऊपर कहीं नहीं होती। इन इलाकों में पानी आना भी नहीं था, यहां पे पानी छोड़ा गया है और नाकिस मनसूबाबंदी की गई है और जानबूझकर पानी छोड़ा गया है। यानी इंतजामिया को पता था वो क्या करने जा रहे हैं, उन्होंने बहुत बड़ा जुआ खेला इंसानों की जिंदगी के साथ। ये मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। ये आमिर मतीन साहब का आप ट्वीट पढ़े ना, आपको कुछ चीजों का आइडिया हो जाएगा। ये उन एरियाज को बहुत अच्छी तरह जानते हैं और बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। वो ये कहते हैं कि क्या जलालपुर पीरवाला और अब अलीपुर में जो आफत आई है वो कुदरती आफत है या इसमें गफलत है, सियासी मफादात या इंतजामी नालायकी इसमें शामिल है। इन इलाकों के लाखों लोगों को डुबोना नहीं चाहिए था। अगर हुकूमत अपने बनाए हुए प्लान पर चलती, क्योंकि मुख्तसशुदा शेरशाह और मोहम्मद वाला बंद नहीं तोड़े गए। ये दो बंद क्यों नहीं तोड़े गए, ये सवाल आमिर मतीन साहब ने उठाया कि वक्त पर जो मुख्तस किए गए थे, आपने पहले से आपने बताया होता ये बंद हम तोड़ देंगे और इससे पानी का फ्लो इधर को घुसेगा और वापस ये पानी का फ्लो दरिया के अंदर शामिल हो जाएगा या दरिया सिंध में जाके मिल जाएगा, तो फिर तो बचत हो जाती है। उन्होंने साथ मैप भी लगाया हुआ है कि अगर ये शेरशाह वाले और मोहम्मद वाला बंद नहीं तोड़े गए, इनको मुख्तस करने पर सालों मेहनत की जाती है इन बंदों को, ताकि पानी कम से कम नुकसान के साथ गुजर जाए। पूरी तसल्ली की जाती है कि पानी का बहाव रहे। शेरशाह से निकला पानी दरियाए सिंध में या आगे फिर दरियाए चनाब में मिल जाना था, जबकि अलीपुर और जलालपुर में पानी अब खड़ा हो गया जाके जहां पे इन्होंने बंद तोड़े। किसने ये फैसले किए और क्यों किए, इसकी तफ्तीश होनी चाहिए। कौन करेगा? अदालतें कंप्रोमाइज्ड हैं। जस्टिस आलिया नीलम तफ्तीश करेगी। वो इस बात पे खुश है कि मरियम नवाज उनकी वजीर आला है। सारी जिंदगी जस्टिस आलिया नीलम साहबा की जो वालदा है, उन्होंने, इनकी फैमिली ने नवाज शरीफ साहब के कारकुनों का किरदार अदा किया है। मियां नवाज शरीफ साहब के घर की बैक साइड पे एक मोहल्ला है जहां पे ये रहते थे, इत्तफाक अस्पताल की बैक साइड पे, और वहां पे ये मशहूर है वकीलनी के नाम से कि यहां पे वकील नहीं रहती है आलिया नीलम साहिबा। अब वो चीफ जस्टिस बना दी गई है इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट की। उन्होंने ये पता करना है, वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि कभी आंखें खोलें और वो देखें इन चीजों को ना। उनका तो शरीफ खानदान से ताल्लुक जो है, रजिस्टर्ड पुराना ताल्लुक है उनके खानदान का, तो वो तो इनकी नाअहली के ऊपर आंख खोलने से रहे। क्या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट करेगी? वो इस जुर्म के अंदर शामिल है। ये तो जो जो जुर्म ये कर रहे हैं इसके अंदर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट शामिल है, और वो कभी भी इनको नाकाम होता हुआ या नामुराद होता हुआ नहीं देख सकती। पाकिस्तान चाहे बर्बाद हो जाए, कौन करेगा इंसाफ? अवाम ही करेगी। ये जब करेगा मेरा रब इंसाफ करेगा और अवाम को इसके लिए हथियार बनाएगा। ये वक्त हम देखेंगे इंशाल्लाह। लेकिन यहां पे बात यह है कि ये बंद क्यों तोड़े गए और इतना बड़ा जुआ क्यों खेला गया। बंद वो तोड़े जाते हैं जिनके पीछे कई सालों की मेहनत होती है कि अगर ये वक्त आया तो ये बंद तोड़ेंगे और यूं पानी निकल जाएगा। ये नहीं होता कि आप एक ऐसा बंद तोड़ दे जहां से पानी इलाकों में दाखिल हो और घरों में जाके खड़ा हो जाए और हफ्तों तक वहां पे खड़ा रहे। ये तजर्बा नहीं होता, ये पाकिस्तान में किया गया। अब मैं आपको बताता हूं कि ग्राउंड फ्लोर के ऊपर, नीचे वाले फ्लोर के ऊपर सारी खाने पीने की अशिया थी। जब पानी आया तो उससे पहले बताया नहीं गया लोगों को, वार्निंग का कोई सिस्टम नहीं था, क्योंकि इन इलाकों में पानी आना ही नहीं था, प्लान तो कहीं और का था। तो यहां के जब बंद तोड़े गए और अचानक अनाउंस किया गया तो लोग नहीं निकल पाए। लाखों लोग अपने अपने इलाकों में रह गए। पानी जब बहुत चढ़ गया, घरों के अंदर दाखिल हो गया, तो उन्हें समझ आई लोगों को यहां से निकलना है। अब निकले कैसे? तो लोग अपनी छतों पर चढ़ गए। अपना जो कीमती सामान है उन्होंने ऊपर कहीं रखा और छतों पर चढ़ गए। अब डर इस बात का था कि हम यहां से चले गए तो हमारी चोरी हो जाएगी, और वहां पे चोरियां हो भी रही हैं। आज भी चोर पकड़े गए हैं, सरकारी गश्ती के अंदर चोरी कर रहे थे आके। तो ये लोगों को डर था कि हम यहां पे छोड़ के भी जा नहीं सकते। लेकिन फिर जब खुराक ना हो तो आपको 1-2 दिन के अंदर एहसास होता है कि खाने के लिए कोई चीज नहीं है, अब गुजारा कैसे करें। तब लोगों ने निकलने की ठानी। अब निकलने का रास्ता कोई नहीं था। बाहर कहीं पे 6 फुट पानी है, कहीं पे 16 फुट पानी है, कहीं 20 फुट पानी है। कई बड़े बड़े दरख्त भी पानी के अंदर डूबे हुए हैं। अब लोग निकल नहीं पा रहे थे। लाखों लोगों ने निकलना था ऊंचे बंदों के ऊपर और बाहर के इलाकों में आना था, तो वो आए कैसे? आने के लिए रास्ता कोई नहीं है, और जो रास्ते हैं उनके ऊपर बहुत सारा पानी है, और पानी से गुजरने के लिए गाड़ी, साइकिल, घोड़ा, गधा, कोई चीज काम नहीं होती। आपको कश्तियां चाहिए, और वहां लोगों के पास कश्तियां ना होने के बराबर थी। हुकूमत ने जो कश्तियां दी, वहां पे पहले 11 कश्तियां पहुंचाई, जिनमें से 9 खराब थी। इंजन ही काम नहीं कर रहे थे, बेड़ा ही गरक था, काम हो ही नहीं पा रहा था, लोग निकल ही नहीं पा रहे थे। फिर वहां पे प्राइवेट लोग अपनी कश्तियां लेकर पहुंचे। जब इन्होंने फोन किया मकामी लोगों ने कि हमें कश्तियां चाहिए, हमें मदद चाहिए, तो जो प्राइवेट लोग हैं वो अपनी कश्तियां मुख्तलिफ इलाके से, दरिया सिंध से, इधर उधर से लोग लेकर आ गए, और उन्होंने पैसों के एवज लोगों को बाहर निकालना शुरू किया। कुछ फलाई तंजीमें हैं जिनमें 2-4 तंजीमें बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। उन्होंने लोगों को निकालना शुरू किया, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर इवैक्यूएशन थी। वो लोगों की इतनी कैपेसिटी होती है, 10,000, 5,000, लाखों लोगों को निकालना था।
तो लोगों को निकाले कैसे? अब लोगों ने अपनी मदद आपके तहत, लोगों को आइडिया हो गया कि हमारे मोहल्ले में, हमारे इलाके में कोई कश्ती नहीं आ रही, बिजली भी बंद है, मोबाइल फोन की बैटरियां खत्म हो गई हैं, अब राब्ते नहीं हो पा रहे, हम करें क्या? तो फिर लोगों ने अपने तौर पे निकलने का फैसला किया और कोई ड्रम के ऊपर लटक के निकला, किसी ने किसी और चीज से अपनी एक छोटी सी कश्ती बनाई, कोई ऐसे निकला। तो लोग मुख्तलिफ तरीकों से वहां से उन्होंने निकलना शुरू किया कि बंद पे पहुंचे और वहां से मदद लेकर आए। और जो प्राइवेट कश्ती वाले हैं वो तो ऐसे भी थे जो लोगों को बिठाते थे, पानी के सेंटर में जाके लोगों से कहते थे और पैसे दो नहीं तो हम वापस जा रहे हैं, आपको फिर छोड़ देंगे। ऐसे ब्लैकमेल किया, बंदे गिरफ्तार भी हुए। तो अभी भी बहुत सारे लोग अपने अपने घरों पे, दरख्तों पे, ऐसी जगहों पे जो ऊंची है वहां पे पनाहे लेकर बैठे हुए हैं। उनके पास खाने के लिए नहीं है, उनके पास पीने के लिए नहीं है, उनकी फैमिलियां, उनके बच्चे वहां पे मजबूर हैं, उनको एवैक्यूएशन नहीं हो सकी। कोई कितना कर सकता है? हमने भी कश्तियां भेजी हैं, कुछ कश्तियां पहुंच गई हैं, कुछ आज पहुंच जाएंगी, कुछ और हम कोशिश कर रहे हैं हमें बाजार से मिल जाएं, अवेलेबल भी नहीं है मार्केट में। ये ऐसी आइटम तो है नहीं कि पड़ी हुई हो और आप खरीद लें। अब जितनी जहां से मिलती है, कहीं से 2, कहीं से 3 हमें मिलती है, हम खरीद लेते हैं। इंजन जो है वो कराची से मिलते हैं, कोई कहीं से मिलते हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और ये सारी कश्तियां यहां पानी में चल भी नहीं सकती। जो ज्यादा नीचे गहरी वाली कश्ती होती है वो नहीं चलती, जो समंदर में आप चलाते हैं। यहां पे खास कश्तियां चलती हैं, वो लकड़ी वाली कश्तियां चलती हैं। तो अब लोगों को निकालना एक बहुत बड़ी मुसीबत है और अगर लोगों को नहीं निकाल सकते तो कश्तियों के ऊपर लोगों को आप खाना पहुंचाएं, तो क्या आप इतनी बड़ी तादाद में लोगों को खाना पहुंचा सकते हैं? ये सारा डिजास्टर इस हुकूमत ने किया, ये बात आप याद रखिएगा। ये हमें सूरत-ए-हाल क्लियर होती जा रही है जैसे जैसे हमारे जर्नलिस्ट, हमारे दोस्त, हमारे भाई वहां पे पहुंचे हैं। ये पीछे खड़ी हुई थी पंजाब की सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगजेब, और उसके बिल्कुल करीब खड़ा होकर लड़का बता रहा था, उमर दराज गोंदल साहब को, जर्नलिस्ट हैं, उन्हें बता रहा था कि 4 दिन हो गए इनके तरले मिनते करते हुए, हमारी फैमिली पीछे, उसे लेकर कोई नहीं आ रहा। ये मैंने खुद ये इंटरव्यू सुना। वो ये कहता है जी कि 4 दिन हो गए इनकी हम मिन्नतें कर रहे हैं। सूबाई वजीर की मौजूदगी में वो शायरी बता रहा है कि 4 दिन से मिन्नत कर रहे हैं, हमारी फैमिली कहां है हम नहीं जानते, लोग छतों पे, दरख्तों पे चढ़े हुए हैं, उन्हें वहां से लेकर आओ यहां रेस्क्यू करके, अभी तक नहीं लाया गया। ये नाज़रीन हालात है और ये एक बहुत बड़ा सानिया भी हो सकता, अल्लाह ना करे। लोग ये कहते हैं कि जो हलाकतें हैं हुकूमत बता ही नहीं रही और खबर बाहर निकलने नहीं दे रही, और मीडिया के पास इतने वसाइल नहीं है कि वो अंदर जाके देखे। मीडिया के पास अपनी कश्तियां थोड़ी हैं, वो कोई रेस्क्यू वाले के साथ बैठ जाते हैं या किसी और के साथ बैठ जाते हैं। तो मैं जो अपनी टीम है उनसे गुजारिश करूंगा कि एक कश्ती को कम से कम सिर्फ इस काम के लिए आप मुख्तस करें, जो जाए और जाकर सारे इलाकों को देखे और पता करें कि वहां पे कितना नुकसान हुआ है और कितने लोग अभी तक फंसे हुए हैं। रेस्क्यू का काम भी जो है वो साथ साथ जारी रहना चाहिए। लोग जो बाहर आए हैं वो भूखे हैं, परेशान हैं, दुखों से निढाल हैं। ये हालात कर दिए इन्होंने पंजाब के, और ये इसको भी एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे ले रहे हैं कि मेरी फोटो सारे देख लें किसी तरह। लैट्रीनों तक पे इन्होंने अपनी फोटो चिपका दी, कोई जगह नहीं छोड़ी, मस्जिद पे फोटो लगा दिया अपना, सीरत नबी का बोर्ड है उसके ऊपर भी फोटो अपना चिपका, कोई जगह नहीं छोड़ी इस खातून ने। एक पागलपन है जो पंजाब के ऊपर मुसल्लत कर दिया गया, और जो मुसल्लत करने वाले हैं वो कह रहे हैं जी इसको हम पाकिस्तान पे भी मुसल्लत करेंगे, एक वक्त आएगा, खुदा ना खास्ता। ये ऐसा ज़हनी मर्ज है, ये पूरे मुल्क को दीमक की तरह खा जाएगा। ये इतने पागल लोग हैं, लेकिन इन्हें समझ ही नहीं आ रही ना। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है उन्होंने तो ये सोच लिया कि ये हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी है और हम इनकी इंश्योरेंस पॉलिसी है। अब नाज़रीन, लोग किस हालत में है मैंने आपको बताया, और उसकी वजह भी मैंने आपके सामने रखी है। ये बंद तोड़ने के फैसले सियासी बुनियादों पे हुए हैं और शोबदाबाजों ने किए हैं, और एक बड़ा डिजास्टर हो चुका है, लोगों को बचाया नहीं जा सका बदकिस्मती से। मैंने आपको आमिर मतीन साहब का ट्वीट भी पढ़ के सुना दिया। अब नाज़रीन, मादनियात का जो एक इन्होंने मुआहदा किया, जहां पे आर्मी चीफ भी थे, वज़ीर आज़म भी था, जहां पे वो डिप्टी वज़ीर आज़म भी थे, ये सारे इकट्ठे थे वहां पे, जाली वज़ीर आज़म है। बहरहाल इसके ऊपर एक जुल्फी बुखारी साहब ने ट्वीट किया और एक बड़ी अहम चीज़ पे निशानदेही की, और जब हमने गौर किया तो वो बुखारी साहब ठीक बात कर रहे हैं। देखिए, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से लेकर प्राइम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और पूरी काबीना, सब ने एक ऐसी कंपनी के साथ MOU पर दस्तखत कर दिए सोने, तांबे और रेयर अर्थ मिनरल के लिए, जो एक बड़ी छोटी सी कंपनी है, बिल्कुल ही फारग कंपनी, कोई खातिर खा मालियत ही नहीं है इस कंपनी की। इसकी सालाना आमदनी जो है वो $7 मिलियन, कुछ भी नहीं है, जीरा है, छोटा सा, बिल्कुल आटे में नमक के बराबर, कोई औकात ही नहीं है कंपनी की। $7 मिलियन, पाकिस्तान की नॉर्मल कंपनियों की इतनी वर्थ होती है। $7 मिलियन से कम की वर्थ है इसकी सालाना, और इस कंपनी के साथ पाकिस्तान ने मुआहदा कर लिया इतना बड़ा। ऐसे गैर तजर्बाकार खिलाड़ियों के बजाय आलमी सतह की आला दर्जे की जो कानकुनी की
या मादनियात निकालने वाली जो कंपनियां हैं पाकिस्तान ने उन्हें शामिल क्यों नहीं किया, उनके साथ बात क्यों नहीं की? और आईएसआई और एमआई जो है अगर आर्मी चीफ को इसमें शामिल कर रही थी तो वो इसके बारे में तहकीकात कर सकते थे। इसके बजाय उन्होंने उमर फारूक ज़हूर, एक बैनुल-अक़वामी तौर पर मशहूर मुजरिम को इस धोखाधड़ी का सौदा करने की इजाजत दी। अब ये उमर फारूक ज़हूर साहब कौन है जिनके बारे में वो कह रहे हैं कि बैनुल-अक़वामी तौर पर ये मुजरिम है? ये वो शख्स है जिसने तोशाखाना के मामले में इमरान खान साहब के खिलाफ गवाही दी, और तोशाखाना वाली जो घड़ी है वो इस बंदे ने परचेज की थी बाद में, और ये वही बंदा है जिसको पाकिस्तान में बुला के बार बार अवार्ड भी दिए जाते हैं, तमगे पहनाए जाते हैं। ये वो बंदा है उमर फारूक ज़हूर। ये पूरा सिस्टम इसके ऊपर बड़ा मेहरबान है। और देखें ना, ये इसको इजाजत दी गई, उसके अंदर मौजूद भी है तस्वीर में कि ये अमेरिकन कंपनी आ गई है, इनके साथ मुआहदा कर दें। आर्मी चीफ, वजीर आजम सारे बैठे हैं, और वो जो कंपनी है उसकी वर्थ जो वजीर आजम की अपनी जो शुगर मिल है उससे भी कम है। वजीर आजम की अपनी कंपनियां पाकिस्तान की उससे ज़्यादा तगड़ी हैं, और बहुत सारी कंपनियां पाकिस्तान में उससे बहुत ज़्यादा तगड़ी हैं। जो ये एक बिल्कुल मामूली सी कंपनी वहां से लाके, वजह क्या है ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। वो ये कह रहे हैं जुल्फी बुखारी साहब के लामहला सच सामने ज़रूर आएगा, और एक बार फिर इसका खुमियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। और यानी कोई मोतबर कानकुनी की जो कंपनियां हैं उन्हें अगर मंगाते और उनसे काम लेते तो वो बेहतर होता। अचकज़ई साहब ने मुलाकात की है बरतानवी सफ़ीर से, और कुछ चीज़ें बड़ी क्लियरली उनके सामने रखी हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि कोई उनसे ये बात ज़रूर करता, तो अचकज़ई साहब ने खुल के ये बात की, और उन्होंने क्या कहा ये सुने आप। उन्होंने कहा जी, क्वेटा में सरदार अताउल्लाह मैंगल की हालिया बरसी की मुनासबत से जो ताज़ियत करने के लिए आई थी बरतानवी सफ़ीर, उनसे मुलाकात हुई, और बहुत सारे अफ़गानिस्तान के, पाकिस्तान के और इलाक़ाई मामलात पे उनके साथ बातचीत हुई। उन्होंने कहा जी कि ये बात भी रखी गई कि जो दुनिया ने अफ़गानिस्तान पर चढ़ाई की और उसकी बर्बादी के लिए दुनिया इकट्ठी हुई, इन्हें अब अफ़गानिस्तान की तामीर नौ के लिए भी इकट्ठे होकर किरदार अदा करना चाहिए। हमें मगरबी जमहूरी रियासतों और यूके से यही सवाल है कि 8 फरवरी के इंतखाबात के नताइज का इल्म होते हुए भी ये इस नाजायज़ सीट को लेकर क्यों खामोशी इख्तियार किए हुए हैं? नाजायज़ हुकूमत बनी है तो खामोश क्यों है, ये पूछा उन्होंने। इस मामले पर भी तशवीश का इजहार किया कि कुछ दिन पहले शहबाज शरीफ की मौजूदगी में अमरीकी कंपनियों के साथ मादनियात के जिन मुआहदों पर दस्तखत किए गए हैं, इस पर अवाम की तायीद उन्हें हासिल नहीं है। इन मादनियात पर पहला हक वहाँ के अवाम का है, और अगर इसको आइनी तहफ़्फ़ुज़ नहीं दी जाती तो सियासी हालात मज़ीद बिगड़ने का ख़दशा है। जो कोई भी अपने वतन के वसाइल और उसके दिफा के हक़ में सियासी जदोजहद करते हैं, उन पर रियासती इदारे दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाते हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं है, मगर इन मादनियात की खोज से पहले वहाँ के अवाम को एतमाद में लेना चाहिए। ये बातचीत उन्होंने की। देखें, मादनियात के मामले पर बड़े सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पाकिस्तानियों के भी हैं, पाकिस्तानी सियासी जमातों के भी हैं, और ये बात सब जानते हैं कि अब जो है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की मादनियात के पीछे है कि ये मादनियात अब भेज दी जाए। हुकूमत के हालात ये हैं नाज़रीन, जो रोज़ाना ये हुकूमत कर्ज ले रही है वो मैं आपको बता देता हूँ, लगभग कोई 50 अरब रुपए से ज़्यादा का कर्ज लेती है ये, क्योंकि 1800 अरब से ज़्यादा का कर्जा लिया एक महीने में हुकूमत ने। तो अगर आप रोज़ाना के हिसाब से डिवाइड करें तो ये 60 अरब रुपया रोज़ का बनता है। ये 60 अरब रुपया रोज़ का खर्च कहाँ हो रहा है? कभी सोचा आपने कहाँ खर्च हो रहा है? एक छोटी सी अमाउंट आई है हमारे पास, और इतने बड़े पैमाने पे हमारे लोग इस वक्त सैलाब में काम कर रहे हैं कि हमें खुशी है कि अगर और हम मदद कर पाएं तो वो हम करें मिलजुल कर, और ज़्यादा बड़े पैमाने पे काम करें। बिल्कुल छोटी सी अमाउंट है ये। एक रोज़ में 50-60 अरब रुपया करते कहाँ पे हैं? क्या कोई बड़ा डैम बन रहा है पाकिस्तान में? नहीं। कोई बड़ी सड़क बन रही है? नहीं। कोई बहुत बड़े बड़े मनसूबे लग रहे हैं? नहीं। क्या आवाम को कोई रिलीफ मिल रहा है? नहीं। कोई सब्सिडीज दे रहे हैं? नहीं। जब आप आवाम को दे कुछ नहीं रहे तो ये पैसा जा कहाँ रहा है? इस सवाल का जवाब ना एस्टेब्लिशमेंट देती है ना हुकूमत देती है। कोई नहीं बताता कि ये पैसा जो रोजाना की बुनियाद पे ये ले रहे हैं, ये पैसा जाता किधर है और ये किसकी जेब में जाता है, या इससे अगर कुछ बन रहा है तो हमें हिसाब किताब देना, हमें बताएं कि ये कौम ने पैसा वापस करना है, आपने तो नहीं करना, आपने तो भाग जाना इस मुल्क से। एस्टेब्लिशमेंट के लोग रिटायर होंगे, वो अपने नए देशों में चले जाएंगे, ये सियासतदान रिटायर होंगे, इनके बच्चे आगे बेवकूफ बनाएंगे और ये कारोबार अपना पाकिस्तान से बाहर रखते हैं, घर भी अपने पाकिस्तान से बाहर रखते हैं। तो इनके लिए ना बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, ये एक एक रुपए का जवाब दें कौम को, जो जवाब ये कौम को नहीं देते। नाज़रीन, आज तोशाखाना 2 की समाअत थी जो दोबारा से कैंसिल कर दी गई है। वजह क्या है? इमरान खान साहब के वो सख्त बयानात जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को बुरे लगते हैं। इमरान खान साहब से जब भी लोग मिलते हैं वो बड़ी सख्त बात करते हैं, स्टेट बात करते हैं। लिहाजा एक मरतबा फिर तोशाखाना 2 की समाअत जो है उसको कैंसिल किया गया है। देखते हैं अब कब समाअत होती है। बहरहाल अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिए।